साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा, केम छो, कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। टॉपिक जुड़ा हुआ है पेंडेंसी ऑफ वर्क से और हम सब जानते हैं कि यदि आप एक लोक सेवक हैं और आपके पास कोई काम पेंडिंग है परिवादी का, तो निश्चित तौर पे वो आप पर ये आरोप लगा सकता है कि आपने संबंधित काम को करने के लिए पैसों की मांग करी। पर क्या है ये कॉन्सेप्ट? इसको जो है समझना होगा। ऐसा कई बार देखा गया है कि काम पेंडिंग था आरोपी के पास में, तब भी वो बरी हो गया। और कई बार ऐसा हुआ कि काम पेंडिंग नहीं था, तब भी जो है वो सजा खा गया। तो निश्चित तौर पे पेंडेंसी ऑफ वर्क का जो पैरामीटर है, जो प्रोटोकॉल है, उसको देखना होगा, अन्यथा हम इफेक्टिव वे में केस को नहीं लड़ पाएंगे। सबसे पहले मैं आता हूं मूल बात पे, वो है धारा 7 पीसी एक्ट। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, धारा 7 पीसी एक्ट ये कहता है, एनी पब्लिक सर्वेंट, आप जो है नोट डाउन करते हुए चलिए, ऑब्टेन और एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन एनी अनड्यू एडवांटेज। तो पहला पार्ट जो है वो सिर्फ करता है इंडिकेट ऑब्टेन, एक्सेप्ट और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन पे। दूसरा पार्ट जो है करता है इंडिकेट अनड्यू एडवांटेज पे। पर तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये? विद द इंटेंशन टू परफॉर्म और कॉज परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली, और टू फॉरबियर और कॉज फॉरबियरेंस ऑफ सच ड्यूटी इधर बाय हिमसेल्फ और बाय अनदर पब्लिक सर्वेंट। तो ऐसे सिनेरियो में धारा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि पेंडेंसी वर्क की बात होगी तो उसको हम पेंडेंसी वर्क नहीं, उसको हम कहेंगे अ पब्लिक ड्यूटी। ये लिख लो अब। अगर वो लोग करते नहीं है तो ये पेंडेंसी ऑफ वर्क में नहीं आएगा। अब कई बार आपको ये डाउट हो जाता है कि आपको काम सीनियर ने हैंडओवर कर दिया, अब ना तो आप कॉम्पिटेंट हो उस काम के लिए और ना ही वो काम आप डिस्चार्ज कर सकते हो। तो ऐसे सिनेरियो में वो जो काम है वो काम प्राइवेट नेचर का है और वो किसी भी रूप में लोक कर्तव्य, जिसको हम कहेंगे पब्लिक ड्यूटी की श्रेणी में नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोक कर्तव्य है मींस अ पब्लिक ड्यूटी, उसके कॉन्टेक्स्ट में दो बातें हैं, काम को करना टू परफॉर्म या करवाना कॉज परफॉर्मेंस, और इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है टू फॉरबियर, काम को नहीं करना या काम को करने से रोकना टू कॉज फॉरबियरेंस। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों ही पर्सपेक्टिव में जो आउटकम रिजल्ट है वो क्या होंगे? द पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज्ड ईदर इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली। जब तक ये एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं है तब तक प्रोसिक्यूशन भी अपने आप में बैड इन लॉ है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको कन्वे करना चाहता हूँ। जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का मैरी अनीता बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसका डेट है 22/11/2024। इसमें कोर्ट ने दो बिंदु स्पेसिफिक किए। सबसे पहला बिंदु कि पेंडेंसी वर्क इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू कंफर्म मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज्ड। और इस बात को और अधिक गहराई से समझने के लिए आप धारा 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अवलोकन भी कर सकते हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो अनड्यू एडवांटेज है उसका एंटिसिपेशन होना चाहिए, मोटिव और रीअवार्ड की स्थिति होनी चाहिए। हालांकि मोटिव वर्ड यूज नहीं किया गया है धारा 7 पीसी एक्ट में, जो कि पिक्चर में आया है 2018 के अमेंडमेंट के बाद में। पर इससे पहले का जो धारा 7 था उसमें मोटिव शब्द का इस्तेमाल था। क्लियर है बात ये? अभी जो धारा 7 है उसका यदि आप सब क्लॉज नंबर बी पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि टेक्निकली एक वर्ड का उपयोग किया गया है जो कि है रीअवार्ड। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके लिए जो है इजी रहेगा। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू कुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर व्हाइल कॉन्टेस्टिंग अ केस। क्लियर हो गया? पर मोटिव शब्द का उपयोग कहां है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं धारा 20 पीसी एक्ट। तो कुल मिला के जो भी अनड्यू एडवांटेज है उसका एंटिसिपेशन मींस उसकी प्राप्ति की उम्मीद कैसी होनी चाहिए, जैसे कोई मोटिव या कोई रीअवार्ड जो है ले रहे हो। क्लियर हो गया अपने को? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एक कंसेंट पेंडेंसी है उसके कॉन्टेक्स्ट में डिमांड क्या आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है काम पेंडिंग है पर डिमांड नहीं है तो कन्विक्शन नहीं होगा, और कई बार ऐसा होता है कि काम पेंडिंग तो नहीं है पर आप अबेट कर रहे हैं कॉज को,
तो वो सीन भी जो है देखना होता है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी फैक्चुअल स्कोर फाइल पे होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है कि ऑफेंस को लेकर के क्या चेन एविडेंस जो है फाइल पे है। अगर एविडेंसेस इनकंसिस्टेंट है, कोरोबोरेट नहीं हो रही है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो वी हैव टू सी डिमांड ऑन 2 पॉइंट्स इन कॉन्टेक्स्ट विद पेंडेंसी वर्क, कि डिमांड डायरेक्टली की जा रही है या किसी कॉज को अवॉइड करके डिमांड करवाई जा रही है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहां पर धारा 7A, धारा 12 पीसी एक्ट के एंगल से भी केस को देखना होगा। अगर 2 आरोपी हैं, अगर सिंगल आरोपी है, तो उस सिनेरियो में डिमांड की स्थिति क्या है उसको देखने के लिए रिपोर्ट को देखना है, रिपोर्ट में क्या काम बताया गया है और वास्तव में वो काम पेंडिंग था या नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि इन रियलिटी अथॉरिटीज जो हैं वो कंसर्न पेंडेंसी को वेरीफाई तक नहीं करती है। वो कहते हैं कि साहब रिपोर्ट है, ये लीजिए रिकॉर्डर वेरीफाई करके ले आइए, अल्टीमेटली द अक्यूज विल बी ट्रैप्ड आउट। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें साफ कहा गया है कि कंसर्न अथॉरिटी की ड्यूटी है टू एग्जामिन ईच एंड एवरी फैक्ट, जिसको हम कहते हैं स्क्रूटनी करना, और उनको ये फाइंड आउट करना कि वास्तव में अपराध हुआ है या नहीं हुआ है और कॉग्निजेबल अपराध की स्थिति आ रही है या नहीं आ रही है। अगर जल्दबाजी में एफआईआर काटेंगे तो ऐसे सिनेरियो में जो अक्यूज्ड है उसी के राइट अफेक्ट होंगे। जजमेंट है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, दिनांक है 12/11/2013, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भले ही रिकवरी है आरोपी से, भले ही एक्सेप्टेंस है आरोपी के पार्ट पे, पर जब तक डिमांड साबित नहीं होगा तब तक केस ही मेड आउट नहीं होगा, जो मैंने आपसे कहा भी है। तो रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन पोजीशन क्या है। अगर डिमांड चेंज हो रही है और नया मोटिव रिकॉर्ड पे आ रहा है, देन इट इज फैटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्केलिंग हो रहा है तो ये फैटल है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट है एन विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जिसका डेट है 3 फरवरी 2021। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जिसका भी डेट है 15 दिसंबर 2022। और ये जजमेंट और भी है इसी का नाम राशि, पर तारीख उसकी है 17 मार्च 2023। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप केस को कॉन्टेस्ट करें, डू नॉट टेक योर केस इन द कैजुअल वे। होता है क्या है कि साहब पूरी की पूरी चार्जशीट जो है लेकर बैठ गए, अब पसीने पसीने हो रहे हो। भाई पसीने पसीने होकर हाफ कर अगर पहाड़ी पे चढ़ रहे हो ना, तो अपना टाइम खराब कर रहे हो। मोटी मोटी बात यह है कि अगर पहुंचना है पहाड़ी की चोटी पर, तो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता क्या है कि शॉर्टकट भी ले सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी फाइल पढ़ने की बजाय फाइल के वो हिस्से पढ़ ली जाए जो हमारे काम के हैं, तो काफी हेल्प जो है आपको हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, पेंडेंसी वर्क। और पेंडेंसी वर्क के बारे में आपको जानकारी सटीक रूप से कहाँ मिलेगी, रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट पे क्या वेरिफिकेशन हुआ वहां पर, और ट्रांसक्रिप्शन में। अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर कर लिए आपने और इस पॉइंट पे आपने पैदा कर दी इनकंसिस्टेंसी, वो कैसे होगी कि काम पेंडिंग है ही नहीं, साफ साफ झूठ कह रहा है परिवादी, यू विल गेट द बेनिफिट। या वो काम के नेचर को चेंज कर रहा है, कभी क्या बता रहा है कभी क्या बता रहा है, इट इज कॉल्ड अगेन द केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, फायदा मिल जाएगा। या जो काम बता रहा है वो काम पेंडिंग ही नहीं आपके पास में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो कॉर्पोरेटिंग एविडेंसेस। कई बार ऐसा होता है कि सैंक्शन अथॉरिटी का व्यू भी होता है कि काम पेंडिंग ही नहीं, या काम इनके सर पे गया ही नहीं था, या काम इनके स्तर पे होके जा चुका था जब ट्रैप को ऑर्गेनाइज किया गया। तो आरोपी जो है उसका बेनिफिट ले लेता है और अल्टीमेटली बरी हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको पॉइंट वाइज जो है स्थितियां कन्वे करी और आपको जो जानकारी है अबाउट द पेंडेंसी वर्क वो इफेक्टिव वे में देने का प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।